नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज की वीडियो में भी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेट लेकर आ गए हैं जो कि बिहार एसएससी से संबंधित है। और यहाँ पर टोटल हम लोग 75 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग का भी सेट लगाएं तो आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर आप लोग को पूरा सेट का PDF दे देता हूँ डेली। मतलब वीडियो के अपलोड होने के मतलब थोड़ा दिन बाद या फिर एक दिन बाद या फिर जस्ट उसी दिन आप लोग को PDF मिल जाता है ग्रुप में। तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग को टोटल सेट मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग लगा सकते हैं फुल सेट। और बाकी बात जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 75 जीके जीएस करेंगे जो कि आप सबके एग्जाम में व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज मतलब ग्रहण करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के साथ हम लोग और अदर चीज जो भी उसमें डिस्कशन होने वाला चीज होगा उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो में, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत कम स्टूडेंट ही ऐसा आता है जो कि लास्ट तक वीडियो देखता है। जो लास्ट तक देखता है वही अपना अच्छा से तरीके से नॉलेज गेन कर सकता है और वही एग्जाम को फोड़ सकता है। यदि आप में संयम नहीं है कि लास्ट तक देखें वीडियो, थोड़ा सा वीडियो देख के चले जाते हैं तो आप लोग कभी भी एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो भी देखते हैं, जो भी लेक्चर देखते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं उसको थोड़ा पूरा देखा कीजिए या फिर पूरा मतलब उसको ग्रहण किया कीजिए। नहीं तो थोड़ा नॉलेज से आजकल कुछ होता नहीं है, क्योंकि जानते हैं आप लोग की कंपटीशन बहुत तगड़ा हो रहा है आजकल के ऑनलाइन के ज़माने में। सभी स्टूडेंट गांव का हो या फिर देहात के हो, सभी अच्छी तरीके से ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम का प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत वो किस पे संबंधित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, आप लोग को ऑप्शन देखना है कि पहला ऑप्शन है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से, दूसरा विद्युत के यांत्रिक प्रभाव से, तीसरा ऑप्शन है विद्युत के रासायनिक प्रभाव से और चौथा ऑप्शन है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो विद्युत के उसमें प्रवाह से संबंधित है। और आप लोग को बता दूं ये फ्यूज जो बना रहता है, इस फ्यूज का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है और गलनांक जो है वो निम्न होता है। इसे भी आप लोग लिख लेंगे कि इसका प्रतिरोध जो होता है, फ्यूज जो है इसका प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है, लेकिन गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि घरों में जो हम लोग बहुत बड़े बड़े डिवाइस लगाते हैं जैसे टीवी वगैरह हो गया या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डिवाइस लगाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर विद्युत फ्यूज का प्रयोग नहीं करेंगे तो कभी कदाल क्या होता है कि उच्च मतलब ये आ जाता है, क्या कहते हैं, उच्च प्रकार का वोल्ट का आ जाएगा, क्या कहते हैं, उड़ जाए। तो क्या होगा कि हमारा जो भी सामान है, जो महंगा सामान होता है टीवी वगैरह, वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो उसी के बचाव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज में क्या होता है कि उच्च प्रतिरोध होता है और गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न होने के कारण क्या होता है कि जब हम लोग उसमें जो अधिक उष्मा मतलब अधिक ऊर्जा मतलब आ जाएगा, अधिक एनर्जी आएगा, अधिक वोल्ट का, तो क्या होगा कि वो उसका गलनांक निम्न होने के कारण फ्यूज टूट जाएगा और जिसके कारण कनेक्शन टूट जाएगा। तो फिर क्या होगा, वहाँ तक करंट जो है कहाँ तक, अपने डिवाइस तक नहीं जा पाएगा और क्या होगा फिर अपना डिवाइस जो है बच जाएगा सब कुछ सब। तो इसीलिए विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं और ये जो है उसमें प्रभाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत के उसमें प्रभाव पर ये सिद्धांत मतलब संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न पहला अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग बता दूं, यदि हम लोग किसी गोलीय दर्पण को द्रव में डुबाएंगे तो उसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या होता है कि वो परिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो परिवर्तित रहता है उसका फोकस दूरी से। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन सा है? तो आप लोग बता दूं कि जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता है, बाकी बात जो भी होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, किस ऑप्शन में आवृत्ति नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ये में आवृत्ति नहीं है। तो यही हो जाएगा कि ये प्रभावित होते हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य जो ये प्रभावित होते हैं लेकिन आवृत्ति प्रभावित नहीं होती, इसलिए ये तीनों ऑप्शन हम लोग कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 4 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि किस बिंदु फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? मतलब किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो सेंटीग्रेड का तापक्रम का दुगुना होगा वो बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद रख लेंगे। मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के रिलेशन के लिए एक फार्मूला होता है C/5 = F - 32/9।
ये रिलेशन आप लोग जरूर रखेंगे याद, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इतना डिग्री सेल्सियस पर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या पर किस तापमान पर, मतलब किस कितना डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न फिलहाल अपना है कि किस डिग्री पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड का दुगुना होगा, मतलब अपना फ़ारेनहाइट एफ जो है वो क्या होना चाहिए, 2C होना चाहिए, सेंटीग्रेड का दुगुना होना चाहिए। हम लोग एफ की जगह पर अगर इसमें 2C रखेंगे, सी का वैल्यू आ जाएगा, तो C/5 इक्वल टू एफ की जगह पर हम लोग 2C रखते हैं, क्योंकि ये दुगुना है, कहा जा रहा है 2C-32/9। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9C और इधर हो जाएगा 10C, और ये इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 160। फिर हम लोग 160 को इस साइड भेज देते हैं, 160 हो गया। फिर इसे 9C को साइड भेजेंगे तो 10C में चला जाएगा 9C, तो C बराबर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। तो यही प्रश्न था अपना कि किस तापमान पर, मतलब कितना डिग्री पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। और ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे, C/F इक्वल टू F माइनस 32/9। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर 5 नंबर की, एक हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होता है। तो याद रखें आप लोग, एक हॉर्स पावर में 746 जूल सेकेंड होता है, या फिर आप लोग इसको वाट कर सकते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है और हॉर्स पावर भी है, तो एक हॉर्स पावर HP बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों ये लोलक घड़ियाँ जो अपना गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो यह बताना। जैसे कि ऑप्शन नंबर ये, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण अधिक होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि लोलक की कार्यकाल बराबर आवर्तकाल बराबर सूत्र होता है T=2π√L/G होता है। यहाँ पर देखें आवर्तकाल जो है वो लंबाई के क्या होता है, अनुपातिक होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर लंबाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर सॉरी का आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और लंबाई यहाँ पर वही कर, लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो क्या होगा, लोलक की घड़ियाँ क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। तो वही बात है कि इसका राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण यही है कि इसका पारगम्यता क्या होता है, शून्य पारगम्यता होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो एक टच स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग, ये आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन। उसके बाद प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 9, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो बता दूं आप लोग को, रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है वो किया गया है बेगुरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है बेगुरल। और आप लोग को बता किसने किया है, एक्स किरण का खोज किया गया है रोंटजन के द्वारा। याद रखें आप लोग, एक्स रे जो है, एक्स किरण का खोज किया गया है रोंटजन के द्वारा, ये भी आप लोग को याद रख लेंगे, रोंटजन के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया है। और यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने। और रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया है, नाइट्रोजन का आविष्कार किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। इतना पे ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो किस पे नियंत्रित होता है, अफवाहों के सिद्धांत पर सिद्धांत द्वारा बढ़ा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, अफवाहों के सिद्धांत द्वारा जो परमाणु में कक्षाओं को भरा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि 11 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व, इनमें से कौन मूल तत्व है। तो ऑप्शन है रेत, संगमरमर, हीरा और शक्कर। तो आप लोग बता दो, इनमें से मूल तत्व जो है वो एक हीरा है, बाकी बात सभी जो इसमें से कोई भी तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 12 की, सोप स्टोन, जिसको हम लोग टाल्क कहते हैं, वो मुख्यतः है क्या है सोप स्टोन। तो सोप स्टोन जो एक मैग्नीशियम सिलिकेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट को ही हम लोग सोप स्टोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 13 नंबर, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो वो तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है,
पीतल में तांबा होता है, कांसा में होता है, जलवन सिल्वर में भी तांबा होता है, रोड गोल्ड में होता है, गन मेटल में होता है, डेटा मेटल में होता है। लेकिन रोज मेटल और पाइप टाइप मेटल में इसमें जो है तांबा नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब रोज मेटल का मिश्रण क्या होता है तो आप लोग को बता दूं, बिस्मथ हो गया प्लस पीबी जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, शीशा हो गया प्लस असन जिसको हम लोग टिन बोलते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्या बनता है, रोज मेटल बनता है। क्या बनता है, रोज मेटल बनता है। ये आप लोग याद रखेंगे, रोज मेटल हो गया बी आई मतलब बिस्मथ, शीशा और टिन से। अब बात होता है टाइप मेटल का, तो टाइप मेटल जो बनता है वो पीबी प्लस एसबी प्लस असन से, ये तीनों से मिलने के बाद क्या बनता है, अपना टाइप मेटल बनता है। टाइप मेटल बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, तांबा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोज मेटल एवं टाइप मेटल में तांबे मिश्र धातु का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है 14 नंबर की बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है तो आप लोग बता दें, बेकिंग सोडा एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का प्रतिपादन किया था, तो ये क्या था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। और आप लोग को बता दूं कि जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, और लेवोजियर जो वो रसायन शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है लेवोजियर को। ठीक है, जिसमें आप लोग याद रखेंगे। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग बता दो, मॉर्फिन जो वो फल से प्राप्त होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फल। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 16 प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 17, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 17 में हमारे तंत्र में अधिकतम एडीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो हमारे तंत्र में जो अधिकतम अणुओं को उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग बता दूं कि ये क्रेब्स चक्र जो है अधिकतम अणुओं को मतलब एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो क्रेब्स चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो पादप कोशिका जब जंतु कोशिका से भिन्न, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पादप कोशिका में देखिए कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं मर्मिकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। अब बात करें आगे कि हर्पेटोलॉजी क्या है, तो हर्पेटोलॉजी आप लोग को बता दूं, हर्पेटोलॉजी है उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन को हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और निमोटोलॉजी की बात करें तो निमोटोलॉजी हम लोग बोलते हैं गोल कृमि के अध्ययन को। याद रखें आप लोग, गोल कृमि के अध्ययन को निमोटोलॉजी कहते हैं। और जस्ट बताया हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को बोलते हैं। नीडोलॉजी की बात करें तो नीडोलॉजी जो है वो पक्षियों के घोंसले का अध्ययन है। क्या है, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन को हम लोग नीडोलॉजी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो 20 नंबर प्रश्न आ जाता है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इनमें से कौन सा अंग है जो कि वसा को तोड़कर क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये बनाता है यकृत। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो वो मेटाकार्पल है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा मेटाकार्पल। और नेक्स्ट बात करें कार्पल की बात, तो कार्पल में आप लोगों को बता दूं ये कलाई में हड्डी होता है, उसी को हम लोग कार्पल कहते हैं। और ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस हड्डी जो होता है वो कहाँ होता है, कोहनी से लेकर कंधा के बीच में जो हड्डी होता है उसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। और रेडियस और अल्ना जो है ये कोहनी से लेकर कलाई के बीच वाला दो हड्डी होता है, उसमें हम लोग रेडियस और अल्ना कहते हैं। इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। ये समझ लेते हैं, ये अपना एक हाथ है, ये हाथ हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी होता है मोटा जैसा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ह्यूमरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। ये हड्डी होता है ह्यूमरस। और उसके बाद यहाँ से दो हड्डी आता है, एक थोड़ा सा टेढ़ा रहता है इसे, और एक सीधा रहता है। तो इसे जो टेढ़ा वाला रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल
रेडियल बोलते हैं, और जो सीधा वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। ये दोनों हड्डी जो यहाँ पर होता है, और जो अभी जस्ट बात किए कार्पल का, तो कार्पल हड्डी यहाँ पर होता है। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। और हथेली में जो हड्डी होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे इस फिगर के द्वारा से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 22 नंबर, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। तो कौन किस विटामिन का, सॉरी, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है ये बताना यहाँ पर। तो टोकोफेरॉल देखेंगे आप लोग, टोकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बता दो, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन आदि बीमारी होता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग खाते हैं क्या, वो अंकुरित अनाज वगैरह खाते हैं। और कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम, तो आप लोग बता दो, कैल्सीफेरॉल जो वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और नेफ्थाक्विनोन क्या है, तो बता दो आप लोग को, नेफ्थाक्विनोन जो है एक ऑर्गेनिक रसायन है जो कि नेप्थिलिन से संश्लेषित किया जाता है। तो ये नेफ्थाक्विनोन जो है किससे बना है, नेप्थिलिन से बना हुआ एक रासायनिक ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 23 नंबर, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो बिडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर देखो, टाइफाइड। और आप लोग को बता दूं, हैजा जो होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया भी, मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ होता है। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया हो गया। पीत ज्वर भी बैक्टीरिया से हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है, सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन है। तो सूखा सहिष्णुता जो संबंधित हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाता है कि साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो साल का टीका जो है वो संबंधित है पोलियो से। तो पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था, इसीलिए साल का टीका पोलियो से संबंधित है। तो टीका का बात हम लोग कर लेंगे, पोलियो का टीका खोज जॉन साल्क ने किया था जल। और बात करें यहाँ पर पोलियो के बूंद का आविष्कार किया किसने किया था, तो ये किया गया था अल्बर्ट साबिन के द्वारा। पोलियो की बूंद की बात करेंगे तो अल्बर्ट साबिन, और पोलियो टीका की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जॉन साल्क के द्वारा। और चेचक का टीका आप लोग पता है कि चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। और चेचक किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो कब की जाती है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है वो कब की जाती है, ये मतलब किसके द्वारा की जाती है, ये किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 27 नंबर प्रश्न में कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो किस बात में कहा गया था कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के पूरक होता है। तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बाद में। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 27 का, ऑप्शन नंबर सी मिनर्वा मिल्स बाद में कहा गया था। और केशवानंद भारती बात की बात करें हम लोग, इसमें कहा गया था कि जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें कहा गया था कि केशवानंद भारती केस में मौलिक अधिकार में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सॉरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल जो ढांचा होता है उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती केस जो है यही केस था जो कि सबसे बड़ा बैठक में हुआ था। यहाँ पर 13 जज था और सबसे बड़ा बैठक यही था, यही वाला केस था, क्योंकि इसमें 13 जज लिया था। अभी तक की ऐसा मतलब कोई विवाद नहीं हुआ जिसमें कि 13 जज भाग लिया था। यही एक है जिसमें कि 13 जजों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अभी तक का सबसे बड़ा पीठासीन जो है वो एक केशवानंद भारती केस ही है, इसमें 13 जजों ने भाग लिया था। और इसमें क्या कहा गया था कि जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो है वो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा जो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यही कहा गया था। और बात करें यहाँ पर गोलकनाथ बनाम बाद का, तो गोलकनाथ बनाम बाद में कहा गया था कि हम लोग फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, इस दोनों तीनों केस को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ा जाता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची का विषय पर कानून बना सकता है। तो ये बना सकता है अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो कौन सा जो है समवर्ती सूची में नहीं है, तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा,
ये जो समवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि किस सूची में, ये राज्य सूची में, सार्वजनिक व्यवस्था जो वो राज्य सूची में है। और फिलहाल बता दूं कि जो अपना संघ सूची में जो है टोटल कितना विषय है अभी फिलहाल में, तो करंट में बात करें संघ सूची में टोटल 100 विषय है संघ सूची में, और राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। और बात करें यहाँ पर समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। लेकिन मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान में कितना कितना विषय था, तो संघ सूची में याद रखेंगे आप लोग 97 विषय था, राज्य सूची में जो 66 विषय था, और समवर्ती सूची में 47 विषय था। तो यहाँ पर चेंज क्यों हुआ, तो आप लोग बता दूं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जो राज्य सूची का 5 चीज है उसको समवर्ती सूची में मतलब डाल दिया गया था। तो ये 5 चीज कौन कौन सा था आप लोग बता दूं। एक तो हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया वन, तीसरा हो गया नाप तौल, चौथा हो गया वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, और पांचवा हो गया न्याय का प्रशासन। तो यहाँ पर 5 जो है राज्य सूची से निकाल कर कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि 47 से क्या बन गया, 52 बन गया। करेंट की बात करें तो ये हो गया, और ये मूल संविधान में था। तो 66 में से 5 घटाएंगे तो 61 बचेगा। अब इसलिए अब 61 बच गया राज्य सूची में विषय, और इससे 5 निकाल के हम लोग इसमें दे दिए, इसलिए 47 से समवर्ती सूची कितना हो गया, 52 हो गया विषय। तो ये आप लोग इसे याद रखें और इसे समझेंगे कि पहले कितना था। मूल संविधान में पूछता है कि संघ सूची में कितना विषय था मूल संविधान में, अभी करेंट में पूछ देगा कि अभी संघ सूची में कितना विषय है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 30, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर 4 को दिया गया है, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर जो संसद होता है उसके सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों के वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा। और आप लोग को बता दूं कि ये जो इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो यह करता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ये क्या करता है कि भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 33 नंबर, कि भारतीय निम्नलिखित में से राज्यों में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो पश्चिम बंगाल में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या आप लोग बता दूं 294 है विधानसभा सीटों की संख्या। बिहार में तब लोग पता है 243 विधानसभा सीट है। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीट है। और मध्य प्रदेश में टोटल जो विधानसभा सीट की संख्या है वो 230 है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सर्वाधिक जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में, और कितना है, तो 403 है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न आप आ जाता है 34 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 34 नंबर में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित है, आप लोग को मिलान करना है। तो पहला यहाँ पर आ जाता है अबुल कलाम आजाद जो पुस्तक है वो हिंद स्वराज है, ये गलत दिया गया है। ये हिंद स्वराज किसका पुस्तक है, महात्मा गांधी का। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, ये सही है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया पुस्तक जो एनी बेसेंट का, ये सही है। बाल गंगाधर तिलक का कॉमन बिल, ये गलत है। कॉमन बिल पुस्तक भी एनी बेसेंट का ही है। महात्मा गांधी का इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो वो अबुल कलाम आज़ाद जी का है। तो यहाँ पर मिलान करें तो अबुल कलाम आज़ाद का जो पुस्तक है वो कौन सा है, इंडिया विंस फ्रीडम हो गया। एनी बेसेंट की पुस्तक न्यू इंडिया हो गया, और एनी बेसेंट की पुस्तक कॉमन बिल भी है। बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक यहाँ जिक्र नहीं है। मुख्य हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी का है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य आप लोग याद रख सकते हैं। गीता रहस्य पुस्तक जो इसी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का। और द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये भी पुस्तक किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। और आप लोग याद रख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र में जो शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया था, और गणेश महोत्सव का भी आयोजन किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था कहाँ पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 35, उसमें पूछा जा रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आप लोग बता दूंगी आधुनिक बिहार का निर्माता जो वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 36 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है 36 नंबर प्रश्न में कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से
मुख्य रूप से क्या था गांधी अरविंद समझौता जो हुआ था उसका कारण मुख्य रूप से क्या था, मतलब क्या किस वजह से हुआ था, ये यही बताना आप लोग को। तो ये जो हुआ था गांधी अरविंद समझौता, ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पत्रकारिता के लिए ही मतलब पहली बार जो जेल भेजा गया था वो कौन भारतीय था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये जो गया था जेल, सॉरी, वो किस वजह से गया था, इसने क्या किया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने न्यायाधीश जो उस टाइम थे वो नौरिस थे, उसके फैसले के खिलाफ मतलब पत्र के क्षेत्र में कुछ लिख दिया था, इसी की वजह से क्या हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है जेल भेजा गया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 38, उसमें पूछा है मुंगेर के बरहिया ताल और बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था बक्कास भूमि की वास्तविक मांग। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिलता है। तो ये मिलता है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसी के द्वारा जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन इसका विरोध किसने किया, उलेमाओं ने विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। तो ये किया गया था परवन शेर के द्वारा, सॉरी परवर सेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परवर सेन प्रथम के द्वारा ही 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 42 की चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर मतलब श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। तो ये क्या था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 43, और इसमें आप लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में जो होता है वो स्रोत एवं कर्मकांड होता है। सामवेद आप लोग को पता है संगीत का स्रोत है, और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसको हम लोग जादू टोना कहते हैं, इससे संबंधित। इसे आप लोग मिलान करने के इसका राइट आंसर, उसके बाद खोज लेंगे कौन सा मिलान हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 44 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 44 नंबर प्रश्न में कि अशोक को अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। इसको शासक नियुक्त किया था उज्जैन का। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि उज्जैन का जो शासक नियुक्त किया गया था सर्वप्रथम किसको, अशोक को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और कब किया गया था, तो ये सॉरी लॉर्ड रिपन नहीं होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में, लेकिन इसको खत्म किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया था खत्म, तो 1882 ईस्वी में खत्म किया गया था। इतना आप लोग याद रखेंगे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड लिटन था। कब किया गया था, 1878 ईस्वी में, लेकिन इसको खत्म किया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किसने, लॉर्ड रिपन में। इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। तो आरंभ किया गया है इको मार्क। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट हो जाएगा इको मार्क। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ जाता है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो आप लोग पता है जो पृथ्वी अपना है उसमें सबसे ज्यादा भाग समुद्र का है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका सही श्रृंखला क्रम जो है वो है ये ऑप्शन नंबर ये डाइटम क्रेस्टेशियाई और हेरिंग। तो डाइटम क्या एक उत्पादक स्वपोषी है, जैसे पौधा वगैरह होता है। क्रेस्टेशियाई जो एक क्या एक शाकाहारी है, इसलिए इसको हम लोग द्वितीय वर्ग में रखते हैं। और हेरिंग जो एक मांसाहारी है, मतलब ये पादप इसको खाएंगे ये और इसको खाएंगे ये, तो ये क्रम इसका सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न बता था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में। और बात करें यहाँ पर कि प्रोजेक्ट हाथी का आविष्कार कब किया, शुरुआत कब हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी आप लोग याद रखेंगे 1992 ईस्वी, और डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है वो 2009 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि प्रश्न संख्या 50 की बीज बचाओ आंदोलन क्या है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ भाई कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो नागार्जुन
सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आता है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 2018 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जब वो वायुमंडलीय आपदा है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 54 और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि भारतीय परमाणु समय निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय परमाणु समय जो वो निर्धारित किया जाता है कितना डिग्री पे? तो 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर से ये निर्धारित किया जाता है भारतीय परमाणु समय। और आप लोग को पूछा जाता है कि भारतीय परमाणु समय जो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग बता दूं ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो आप लोग बता दूं तो यूपी राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आते हैं। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से जो है भारतीय परमाणु समय रेखा गुजरती है। तो याद रखें हम लोग यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित? ये महाद्वीप एवं महासागरों से उत्पत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये कौन सा? वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आटाकामा मरुस्थल जो वो कहाँ स्थित है? तो बता दें आप लोग आटाकामा मरुस्थल जो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 57 और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पंपास जो घास का मैदान कहाँ का? अर्जेंटीना का, ये सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ये सही है। द वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का, ये भी सही है। लेकिन लानोज जो है वो चिली दिया है, ये गलत है। लानोज जो है वो वेनेजुएला का घास का मैदान है। तो घास के मैदान को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। तो याद रखें आप लोग वेनेजुएला का ना कि चिली का। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर क्योंकि ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि अश्रुताश्म और जिसको हम लोग स्टेलेक्टाइट बोलते हैं एवं निश्चुताश्म स्टेलेगमाइट। तो ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है किसकी था? जो है किसका मतलब निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। तो आप लोग बता दूं ये जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृति वो है किसकी? तो भूमिगत जल की है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 59 नंबर की निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है। और भिलाई, भिलाई कहाँ हो गया? भिलाई हो गया छत्तीसगढ़। दुर्गापुर, दुर्गापुर हो गया आप लोग का पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला उड़ीसा में हो गया। तो यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इन दोनों का स्थापना जो है वो कब हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में एकमात्र जो स्थापना हुआ था वो किसका हुआ था? वो हुआ था बोकारो का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि बेलाडिला छत्तीसगढ़ किस राज्य के उत्पादन मतलब खनिज किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडिला जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो किसका संबंध इनमें से कथकली नृत्य का नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मायाधर रावत। ये मायाधर रावत जब ओडिसी नृत्य से संबंधित है ना कि कथकली नृत्य से। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बता दो आप लोग को विश्व स्तनपान दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर 1 अगस्त। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ? यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 65 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 65 में कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा अशोक चक्र। लेकिन आप लोग को पूछा जाए कि युद्ध काल का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखें आप लोग पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो वो 1917 ईस्वी में किया गया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 ईस्वी। और मगध विश्वविद्यालय की बात करें तो मगध विश्वविद्यालय का स्थापना 1962 में हो गया। और अपना जो यहाँ पर तिलका मंच विश्वविद्यालय है उसका स्थापना 1960 में हो गया, तिलका मंच विश्वविद्यालय का। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो स्थापना है उसका 1987 ईस्वी में हुआ है। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। इतना आप ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1962 में क्या बता दिया, 1962 में मगध विश्वविद्यालय हो गया, तिलका मांझी 1960 हो गया, फिर 1987 में हुआ था नालंदा खुला विश्वविद्यालय का स्थापना, और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो 1992 ईस्वी में हुआ है। तो इसने भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो ये भारत और सूडान में चलाया गया था भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाता है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत किया गया था? ये किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर देगा। प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई किसके द्वारा? तो ये बीआरओ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 70 की हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डेनिया वाला बच्चा का जन्म हुआ? तो ये हुआ है ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर देगा ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 71 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर डेनमार्क और पहले स्थान पर फिनलैंड है। तो पहले स्थान पर कौन हो गया? फिनलैंड। और दूसरे स्थान पर डेनमार्क हो गया। हाल ही में सीबीआई ने निर्देशक नियुक्त किया है। तो सीबीआई का जो निर्देशक नियुक्त किया गया है वो किससे किया गया है? वो प्रवीण सूद का किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रवीण सूद, सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। और सुबोध कुमार जायसवाल जैसे सीबीसी का अध्यक्ष के रूप में निदेशक के रूप में चुना गया है, सीबीसी का निदेशक। नेक्स्ट प्रश्न आप आ जाता है कि किस देश के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येन येलो स्टार तो सम्मान से सम्मानित किया? ये किया गया सूरीनाम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ जाता है कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक जो है वो अनीता भारत शाह है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर अनीता भारत शाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ जीके जीएस पढ़ ले और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से थोड़ा करेक्ट करने में मदद मिल जाए। तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। बहुत कम स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि लास्ट तक वीडियो को देख पाता है और धैर्य उसमें नहीं होता है, जो कि पहले मतलब वीडियो कुछ समय देखता है और छोड़ के चला जाता है। तो जिसके पास धैर्य नहीं वो कभी एग्जाम तो कम मतलब अच्छी तरीके से करेक्ट कर नहीं पाएगा। जिसमें धैर्य रहेगा पढ़ने का वही करेक्ट कर सकता है एग्जाम को। तो धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।